So welcome back to all of you. In the our previous last lectures, we discuss on the shallow and deep foundations, the criteria for deciding what is the shallow foundation, what is this deep foundation, how we choose the depth of foundation, how we use the particular types of foundation in particular depending upon the soil characteristics, how we calculate the bearing capacity of soil. In case of shallow foundation, we discuss on the different theories. In case of pile foundation, also we discuss the various types of statics and dynamic theories. So now in this lecture, I have discussed on the our your new topic, that is shear strength of the soil. So I start the lecture. So व्हाट डू मीन बाय shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. सो स्ट्रेंथ को समझने से पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ अलग अलग मटेरियल की किस तरह से हम डिफाइन करते हैं. लाइक आपका कोई मटेरियल है स्टील. स्टील के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रेडोमिनेंट होती है, वो प्रमुख होती है. ठीक है. कंक्रीट के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रमुख होती है. इसी तरह जो सॉइल होता है, सॉइल के केस में हम, जैसा कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हम हमेशा शेयर स्ट्रेंथ को ही प्रेडोमिनेंट मानते हैं. अच्छा, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है? तो स्ट्रेंथ जैसे कि आपको आपने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका कोई भी मटेरियल है, ठीक है, तो उस मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना वो फेल्यूर के अगेंस्ट रजिस्ट करके वो लोड बियर कर सके. लाइक आपने कोई भी फोर्स एक पर्टिकुलर मटेरियल पे अप्लाई करा है, तो वो फोर्स के कारण उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस जनरेट होगी, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा. ठीक है. तो ये स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है, ये स्ट्रेस जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ये एक लिमिट तक जैसे जैसे लोड आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता जाएगा. ठीक है. और एक पॉइंट के बाद में आकर के एक मैक्सिमम पॉइंट पे वो स्ट्रेस पहुंचेगी जहाँ पर वो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा. तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसे हम इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ कह सकते हैं. ठीक है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह सकते हैं. तो स्ट्रेंथ का मतलब ही यही होता है कि कोई भी रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट दी लोड लगेगा तो ही स्ट्रेस आपकी या स्ट्रेन आपकी जनरेट होगी. हाँ. तो सॉइल के केस में हम हमेशा शेयर स्ट्रेंथ को वैल्यू देते हैं. और शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ पोर प्रेशर, पोर वाटर, कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाती है. तो सॉइल जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है. थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल आपको ध्यान है. सॉइल के अंदर आपका एयर वाइट्स, वाटर वाइट्स, दोनों मिला करके वाइट्स कहलाते हैं और सॉलिड्स होते हैं. तो थ्री फेज का मतलब एयर, वाटर और सॉलिड्स. ठीक है. तो वाटर के कारण क्या होता है? वाटर में वाटर प्रेशर जनरेट होता है. जो भी आपके वाइट्स है जहाँ पर पानी मौजूद है, वो लोड लगने के कारण एक कहीं ना कहीं पोर प्रेशर जनरेट करता है. ये पोर वाटर प्रेशर जिसे हम कहते हैं. तो ये यदि सॉइल आपकी सेचुरेटेड है, मतलब पानी की प्रेजेंस में फुली वाइट पानी से भरे हुए और लोडिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन हो जाती है हमें आगे डिस्कशन के लिए. तो इसीलिए हम सॉइल को क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल मानते हैं. इसका एनालिसिस, इसका जो भी डिज़ाइनिंग होता है बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील एंड कॉन्क्रीट. ओके. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. शेयर फेल्यूर ऑफ सॉइल, जैसे कि हमने अभी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में थ्री टाइप्स के शेयर फेल्यूर पढ़े हैं, जनरल, लोकल और पंचिंग शेयर फेल्यूर. तो उसी तरीके से ये आपके स्लोप का फेल्यूर का या फुटिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फेल्यूर सरफेस जनरेट हो रही है जो रेड कलर से यहाँ पे डिनोट हो रही है. तो ये क्या, जैसे 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 लोड लग रहा है वैसे वैसे यहाँ पे प्रेशर बल्ब जनरेट हो रहा है. मैं इसे आपको बताता हूँ. देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये कोई एक लोड लगा है, तो इस लोड के कारण यहाँ पे कोई एक प्रेशर बल्ब बना, फिर ये लोड बढ़ता गया. ठीक है. फिर ये लोड बढ़ता गया. तो इस तरह से ये प्रेशर बल्ब की इंटेंसिटी जो है ये बढ़ती जाती. तो ये इंटेंसिटी एक लिमिट के बाद में यहाँ पे ये फेल हो जाता है. ठीक है. तो ये जो सरफेस आपको डिनोट हो रही है, ये सरफेस है फेल्यूर सरफेस. मतलब इसके अंदर अंदर तक आपका मटेरियल जो है वो पास सेफ है. जैसे ही मटेरियल आपका इतना लोड हो जाए कि प्रेशर बल्ब आपको इस रेंज को क्रॉस कर जाए, तब फिर ये आपका फाउंडेशन जो है ये फेल हो जाएगा. ये इस तरह से टिल्ट हो जाएगा. ठीक है. टिल्टिंग हो जाएगी. ओके. तो इसी तरह से एक इम्बेकमेंट का एग्जांपल है. यहाँ पे देखेंगे इम्बेकमेंट है ये आपका
एम्बैंकमेंट मतलब कोई नेचुरल स्लोप है या रिटेनिंग वॉल है या किसी भी तरह का स्लोप है, तो यहाँ पर भी एक फेल्यूर सरफेस यहाँ पे जनरेट होगी। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ लीड लोड है, तो इस लीड लोड के कारण यदि इस पर कोई लोड फ्लक्चुएट होता है तो यहाँ पे ये चेंजेस होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो मोबिलाइज शियर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, मोबिलाइज शियर रेजिस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे ये सॉइल आपकी फेल होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका सॉइल इस तरह से मूव कर रही है, तो उसी को रजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस प्रेशर समझ लीजिए यहाँ पे जनरेट होता है। एक फ्रिक्शन एक तरह से जनरेट होता है, जिसे हम कोहेसिव फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, या मतलब वो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो दो तरह से हो सकता है, या तो क्ले के कारण हो सकता है कोहेजन के कारण, या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है आपका, जो मोबिलाइज्ड शियर रेजिस्टेंस, जो कि सी और फाई दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि इतना रेजिस्टेंस है कि इसको रोके रखा है, इसके लिमिट के बाद ये फुल, मतलब रेजिस्टेंस की भी एक लिमिट है, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं ना, तो रेजिस्टेंस की भी एक लिमिट है। तो जब ये मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, डेट मीन्स आपका 100% आपकी जो सॉइल है उसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बियॉन्ड यदि फेल्यूर हो रहा है तो वो कहलाता है आपका मोबिलाइज्ड शियर रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल हम देखते हैं। शियर फेल्यूर ऑफ सॉइल रिटेनिंग वॉल के केस में जैसे जैसे लोड आपका बढ़ा तो यहाँ पर आपका ये फेल्यूर हो गया। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल आपके यहाँ पे फेल हो गई है। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल का फेल्यूर है। सबसे पहले तो ये बॉल यहाँ पर ठीक थी, जैसे ही यहाँ पर आपका लोड एक्सेसिव हो गया तो एक्सेसिव लोड के कारण यहाँ पे ये फेल्यूर आ गया, ये इतना पोर्शन नीचे आ गया, जिसके कारण ये वाल इस तरह से टिल्ट हो गई। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस मोबिलाइज्ड। चलिए, मैकेनिज्म इसका क्या है, इसका सेम मैकेनिज्म है कि सॉइल ग्रेन स्लाइड ओवर ईच अदर अलोंग द फेल्यूर सरफेस, नो क्रशिंग ऑफ इंटू। इसमें किसी तरह की क्रशिंग नहीं होती है, बस एक दूसरे के ऊपर वो रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करने के कारण उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, और एक पॉइंट के बियॉन्ड यदि वो फ्रिक्शन चला जाता है तो वहाँ पे फेल्यूर अकर हो जाता है। ठीक है, ये फेल्यूर सरफेस आपको दिख रही है यहाँ पे। इसको यदि हम जूम करें तो यहाँ पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सपोज हमने एक कोई सॉइल का एलिमेंट लिया और इसको यहाँ पे जूम करा, तो ये यहाँ पे आपकी ये फेल्यूर सरफेस इस तरह से बनी, ये आपकी फेल्यूर सरफेस जा रही है। तो इस फेल्यूर सरफेस पे दो तरह के प्रेशर या दो तरह के स्ट्रेस जनरेट होगी। तो एक स्ट्रेस तो होगी जो कि इसके पैरेलल होगी फेल्यूर सरफेस के, जिसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस टाउ, और एक उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जिसको कहते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको पता ही है कि कोई भी मटेरियल पे, कोई भी बॉडी पे दो तरह की स्ट्रेसेस जनरेट होती है। एक तो होती है उसके फ्रिक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। फ्रिक्शन के कारण जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन होती है उसको शियर स्ट्रेन टाउ से डिनोट करते हैं, और एक होती है आपकी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। ठीक है, ये आपने सोम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, मोर सर्कल थ्योरी। तो ये मोर सर्कल कूलॉम का इन्वेलप ही है यहाँ पर। तो मोर कूलॉम फेल्यूर क्या कहता है, इसे देखिए। मोर कूलॉम ने मिलकर के एक क्राइटेरिया दिया है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया था, सबसे पहला हाइपोथेसिस था, और जिसके बेसिस पे आगे जितनी भी शियर स्ट्रेस की थ्योरी बनी वो आज भी यूज़ में आती है। तो मोर कूलॉम फेल्यूर क्राइटेरिया क्या है, ये उन्होंने एक जनरलाइज इक्वेशन दी। सबसे पहले तो मोर ने एक इक्वेशन दी। मोर ने क्या कहा कि जो आपकी शियर स्ट्रेंथ है, मतलब जो आपका टाउ है, वो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रेस का आपका प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपका एफ टाइम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है ना, ये आपको पता होगा, म्यू टाइम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस म्यू है तो ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इसको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको 10 भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन कूलॉम जो थे, कूलॉम ने इसी क्राइटेरिया को फिर से मॉडिफाई कहा और कहा कि भाई यहाँ पे केवल फ्रिक्शन का रोल नहीं होता है, सॉइल के केस में हमेशा कोहेजन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर मॉडिफाइड हुआ C+10 तो इसे कैसे किस तरह से इन्होंने डिनोट करा कि एक्स एक्सिस पे तो इन्होंने लिया आपका शियर स्ट्रेस,
ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपका लिया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ गया आपका शियर स्ट्रेस, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाउ इक्वल टू सिग्मा 10 फाई, या ये 10 फाई जो होता है इसको हम म्यू भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, ठीक है। आपने ये सोम में पढ़ा होगा या बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन सॉइल के केस में कोहेजन भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसे किस तरह से इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, सी, ठीक है, प्लस सिग्मा 10 फाई। तो जब मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर वैल्यू सी इक्वल टू 0 हो गया, तो ये यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ बनेगा सिग्मा 10 फाई। सिग्मा 10 फाई, ये जो 10 फाई है ये क्या है, इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, 10 फाई से टेंजेंट। तो इसकी इस पर्टिकुलर लाइन का टेंजेंट यदि हम देखेंगे यहाँ पे, तो 10 फाई कितना होगा, टाउ अपॉन में सिग्मा, ठीक है। इसका 10 फाई यहाँ पे हम देखेंगे तो टाउ अपॉन में सिग्मा, तो टाउ इक्वल टू सिग्मा 10 फाई, ओके। तो ये तो हो गया आपका सिग्मा 10 फाई प्लस ये इसका एंगल, प्लस यहाँ पे क्या कोहेजन है, तो ये कोहेजन इसलिए यहाँ पे जुड़ गया। तो आपको किसी भी पॉइंट पे यदि आपको देखना है तो ये इस तरह से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे कितना होगा वैल्यू, तो आप इजीली निकाल सकते हो सी प्लस, यहाँ से आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेट कैन बी सॉइल टेक विदाउट फेल्यूर, ठीक है, मोर कूलम्ब फेल्यूर क्राइटेरिया। अब ये तो टोटल स्ट्रेस के कंडीशन में, अच्छा टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर स्ट्रेस, ये आपको पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि टोटल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा विच इज़ इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू। अब ये सिग्मा डैश क्या है, ये आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस है, और यू क्या है आपका पोर वाटर स्ट्रेस, और ये टोटल स्ट्रेस है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस का म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा ये होता क्या है, ये सब आपको ध्यान है, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सपोज ये सॉइल के ग्रेन है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे, अब सॉइल 3 फेज सिस्टम है, इसमें पानी भी है, सब है, तो इस पूरे मटेरियल की कितनी स्ट्रेस, कितना लोड पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, ये होती है आपकी टोटल स्ट्रेस, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस को हम हमेशा इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि पोर वाटर प्रेशर को आप यहाँ पे हटा देते हो, ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन, ये जो लोड लगा, ये ग्रेन टू ग्रेन कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेन, ये एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होगा, है ना, कितनी स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो रही है इस ग्रेन के माध्यम से, ये होती है आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। और पोर प्रेशर क्या होता है, ये जो पानी है जिसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोला जाता है, ठीक है, न्यूट्रल प्रेशर भी बोला जाता है पोर प्रेशर को, न्यूट्रल प्रेशर, ठीक है, ओके। तो ये आपको पता है, तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। जो डेस लगा हुआ ये इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म्स में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी और फाई आर मेजर ऑफ शियर स्ट्रेंथ, हायर द वैल्यू हायर द शियर स्ट्रेंथ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो सी है ये क्या है, कोहेसिव कंपोनेंट है, और ये सिग्मा डैश फाई डैश जो है ये फ्रिक्शनल कंपोनेंट है। जितनी जिनकी वैल्यू होगी, शियर स्ट्रेंथ कंसिस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट, शियर स्ट्रेंथ दैट मीन्स आपकी टाउ एफ। टाउ एफ का मतलब क्या होता है, टाउ एफ का मतलब होता है फेल्यूर। जैसे यहाँ से आप देखेंगे कि आपने क्या हुआ, लोड लगाया, ठीक है, लोड लगता जा रहा है किसी भी बॉडी पे, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर लोड लगता जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, इस लोड के कारण ये जो भी फेल्यूर सरफेस यहाँ पे बन रही है, तो इस फेल्यूर सरफेस पे एक आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिल रही है, एक आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस मिल रही है। तो इसका आपने ग्राफ बनाया, इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है आपने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। फिर लोड बढ़ा, फिर ये इसकी वैल्यू कुछ मॉडिफाई हुई, फिर लोड बढ़ा, फिर इसकी वैल्यू कुछ बढ़ती गई, और एक लिमिट के बाद आपकी सॉइल जो है वो फेल हो गई। तो ये जहाँ पे फेल्यूर हुई, ये जो फेल्यूर पॉइंट है ये कहलाता है आपका टॉ एफ, मतलब फेल्यूर स्ट्रेस। तो इस पर टॉ एफ की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब मोर सर्कल को यदि हम समझे, तो मोर सर्कल ये सब आप सोम में एक बार देख चुके हैं, मैं फिर से इसको आपको ब्रीफ में एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। सपोज़ ये कोई एलिमेंट है एम्बैंकमेंट में,
ठीक है। इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे जूम करा, ये इसका फेल्योर सरफेस जनरेट हो रहा है, इसके पैरेलल में आपका फ्रिक्शनल टाउ है और नॉर्मल में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, और ये आपके चारों पोर्शन पर नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से जनरेट हो रही है जो कि सेम होती है। ये थ्योरी आपको ध्यान है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे तो ये टाउ का जो ये फॉर्मूला है ये भी आपको याद आ रहा होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कोस 2 थीटा। अब ये सिग्मा 1 सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, ऐसी स्ट्रेस जहाँ पे आपकी शियर स्ट्रेन पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है, ऐसी स्ट्रेस जहाँ पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, तो वो कहलाती है आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल डायरेक्शन 1 2 और 3, ये तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 इस तरह से होती है। लेकिन सॉइल को हम क्या मान के चलते हैं कि सॉइल के केस में सॉइल आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, ये किसकी एक कंडीशन होती है, एक थ्योरी होती है, एक एजम्पशन होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं, सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, ठीक है। तो सॉइल के केस में आप हमेशा सिग्मा 2 सिग्मा 3 को बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका मोर फेल्यूर बनेगा। इसे देखिए आप, ये आपकी इक्वेशन हो गई मोर सर्कल की, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 सिग्मा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस है, टाउ आपका शियर स्ट्रेस है और थीटा आपका फेल्यूर एंगल है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपकी वैल्यू आई, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको सिग्मा 3 पता है, ये आपने कैलकुलेट करी, ठीक है। और वहाँ से आपने ये मोर सर्कल ड्रॉ करा जिसकी जो रेडियस होगी वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सिग्मा 1 पता लग गया, सिग्मा 2 पता लग गया, ये कितना हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इस तरह से मोर सर्कल बना, और ये जिस पॉइंट पे आपको टच करता है यहाँ से आप ये सी ऊपर उठाएंगे और ये पॉइंट आपका फेल्योर पॉइंट होगा। इस तरह से ये मोर सर्कल आपका बनता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, ये फेल्योर की कंडीशन दिखा रहा है ना, ये 2 सरफेस है। तो अब ये आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई, ये आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई। तो इसी के करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो आपका सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल आपने ड्रॉ करा, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो सरफेस है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पे आपने वर्टिकल ड्रॉ करा, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको सिग्मा 3 सिग्मा 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो आप इस इक्वेशन से यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर अब आपको शियर स्ट्रेस और सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसी पर्टिकुलर बॉडी को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बॉडी को आपको मोर सर्कल में ड्रॉ करना है। तो अब आपको ये पता है कि ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है दोनों का प्लेन। तो आपने क्या करा, यहाँ से एक सरफेस ड्रॉ करी। सबसे पहले तो आपको सिग्मा 3 पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 आपको पता है कि ये जो यहाँ से मोर सर्कल बनता है, तो सेंटर से लेके तो सिग्मा 3 तक की वैल्यू होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, और आपको इसकी रेडियस पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 होता है। तो आपने ये दोनों लिया और यहाँ से आपने एक इस तरह से कर्व ड्रॉ कर दिया, जो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अब आपको निकालना है फेल्योर पॉइंट। ये सिग्मा डैश और ये जो सिग्मा और ये टी ये जो है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है। तो आपका टारगेट है इफेक्टिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना ग्राफिकली, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से ये इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आपको पता है कि ये पोल है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन आपका पोल कहाँ पर है, ये जैसे यहाँ पर है, ऐसे ये यहाँ पर ये है, ठीक है। और आपको ये पता है, जैसे सपोज यहाँ पे हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ये पोल है, ठीक है। तो आपने दोनों को ड्रॉ कर लिया और यहाँ से आपने इस पोल से थीटा डिग्री जो है वो ड्रॉ कर दिया,
तो ये जो थीटा डिग्री है ये मोर सर्कल के जिस पॉइंट पे, ये जो थीटा है ये मोर सर्कल है आपका, ये मोर सर्कल के जिस पॉइंट पे ये थीटा क्रॉस करता है वो पॉइंट आपका कहलाता है फेल्योर पॉइंट। सिग्मा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिग्मा और टी होगा। सिग्मा मतलब सिग्मा डैश मतलब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और ये आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सॉरी 1 मिनट, ओके, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो मोर सर्कल एंड फेल्योर इन्वेलप आप यहाँ से देख चुके हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही। सॉइल एलिमेंट एट डिफरेंट लोकेशन, सपोज कोई फेल्योर सरफेस है, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फेल्योर सरफेस है, इस फेल्योर सरफेस के नीचे वाला जो पोर्शन है सॉइल का ये आपका सेफ है। ठीक है, आपकी सॉइल यहाँ तक पूरी सेफ है। जैसे जैसे आपका फेल्योर सरफेस इस क्रिटिकल पाथ को रीच करेगा तो आपकी सॉइल जो है वो ओवरटर्न हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे देखिए कि सपोज़ आपका स्टेबिलिटी इस तरह से है, आपकी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू जितनी हायर है आपका फेल्योर सेफ है, क्योंकि आपका फेल्योर इन्वेलप, आपका फेल्योर सरफेस यहाँ पर है। जैसे जैसे आपकी इनकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, और क्लोज होता जाता है, तो ये जैसे जैसे क्लोज आया वैसे वैसे इसका फेल्योर होने की चांस, जैसे लोड बढ़ेगा वैसे सिग्मा और सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आपकी चेंज होगी। ठीक है, लोड के कारण इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये इसको रीच करेगा और ये फेल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल फेल्यूर। ओके, नाउ मूव टू दी फाउंडेशन केस। सपोज ये आपका कोई फाउंडेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर लिए। तो अब क्या है कि सॉइल यदि आपकी ग्राउंड के अंदर है तो इसमें जो एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती है। ठीक है, ये सिग्मा सी जो है वो कन्फाइनिंग स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। सेल प्रेशर जिसे हम आगे ट्राइएक्सल के केस में देखेंगे, मतलब इसका मीनिंग है कि सॉइल के एलिमेंट पे चारों तरफ से एक जैसा कोई कन्फाइनिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये जो सिग्मा डैश है, ये डेल्टा सिग्मा जो है ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज यहाँ पे कोई लोड लगा डेल्टा सिग्मा। ठीक है, फिर ये बढ़ के डेल्टा सिग्मा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिसको हम डेविएटिक स्ट्रेस भी समझ सकते हैं। सॉइल एलिमेंट डज नॉट फेल इफ द मोर सर्कल इज कंस्टेंट विद इन द इन्वेलप। ओके, इनिशियली द सर्कल इज इन पॉइंट, स्टार्टिंग में जब आप इसका मोर सर्कल बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस तो सिग्मा सी जो कि नेचुरली लग रही है, और आपने क्या करा यहाँ पे 5 किलो का कोई लोड लगा दिया। सपोज़ ये जो है ये इस पर्टिकुलर एम्बैंकमेंट का लोड है 5 kg, 5 किलो न्यूटन। ठीक है, जो भी प्रेशर होगा पर मीटर स्क्वायर, सपोज एक एग्जांपल के लिए, तो ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आपका था 50 नेचुरल जो लग रहा था उस पर, तो 50 + 5 कितना हो गया, 55 हो गया। तो आपका 50 जो है वो हो गया आपका सिग्मा 3, और उसके ऊपर जो भी आपने एक्स्ट्रा वर्टिकल प्रेशर लगाया वो हो गया आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो वो हो गया 55। तो यहाँ पे आपने 5 जोड़ा है तो 50 + 55 इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आएगी, और ये आपका इनिशियल डायग्राम हुआ। ठीक है, अब आपका सपोज मोर सर्कल का जो इन्वेलप है, फेल्योर इन्वेलप, वो यहाँ पर है, तो ये अभी आपका मटेरियल सेफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हमने लोड एक्सेसिव लोड बढ़ा दिया, लाइक हमने बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपका जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है, कन्फाइनिंग प्रेशर तो आपका मटेरियल का सेम रहेगा, एज इट इज़ वहीं पर रहेगा। ठीक है, पहले ये यहाँ पर था, फिर आपने क्या करा, फिर आपने कुछ और सिग्मा बढ़ाया, 5 की जगह 10 बढ़ा दिया, तो ये 5 है, फिर ये 10 हो गया, और ये मान लीजिए 15 हो गया, तो ये 10 पे इस तरह से जाएगा, सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा, फिर सिग्मा सी प्लस डेल्टा सिग्मा और बढ़ा, तो ये 15 हो गया। अब ये 15 पे क्या है, यहाँ पे आपका हो गया, तो ये खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉइल जो है वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब फेल्योर प्लेन का ओरिएंटेशन जैसे कि हम पहले समझ चुके हैं, उसको और हम समझते हैं। ये आपको ध्यान है, सिग्मा 1 सिग्मा 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्लेन बनाया, सिग्मा 1 सिग्मा 3 का डायग्राम बनाया, थीटा ड्रॉ करा, और सिग्मा 1 - सिग्मा 3
बाई 2 का जो है इसका हमने रेडियस लेकर के एक मोर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 का रेडियस है, ठीक है। फिर हमने थीटा से इस पॉइंट को टच करा और ये मोर सर्कल एनवलप यहाँ पे हमने प्लान करा और इसको हम पीछे पीछे लाए, ये थीटा हमारा यहाँ पे फाई है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाई एंड थीटा। फाई क्या है आपका, फाई है आपका फ्रिक्शन एंगल, और थीटा जो है ये आपका इसमें दोनों के बीच में जो पोलर वो है, मतलब फेल्योर एनवेलप से आपके पोल तक के बीच का जो एंगल है वो है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर लीजिए, कई बार गेट में पूछा जाता है। तो थीटा जो होगा, जो एंगल होगा इस मोर सर्कल, ये इस ये आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की प्लेन है और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो मेजर प्रिंसिपल और आपका जो फेल्योर एनवेलप है, दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है थीटा, और थीटा होता है आपका 45 डिग्री प्लस 5/2। ये कई बार गेट में पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे हम अल्फ़ा भी कहते हैं। आगे कई जगह पे यदि अल्फ़ा यूज़ होगा तो इसी अर्थ प्रेशर थ्योरी में आपको मेजर में यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। मोर सर्कल इन द टोटल इन इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म्स में यदि हम बात करें तो आपको पता ही है कि टोटल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सपोज इस एग्जांपल को देखिए, कोई एक एक्स एलिमेंट है, इस पर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेस इस तरह से लग रही है। ये किसी भी तरह से हो सकती है, ये आपकी सिग्मा सी भी हो सकती है, या फिर आपका मटेरियल यदि लोडेड है तो सिग्मा वी और सिग्मा एच की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्मा एच को ड्रॉ करना है, नहीं, लेकिन हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इफेक्टिव, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, ठीक है। तो सपोज ये 20 है, ये 15 है और ये 5 है, ठीक है। तो 20 माइनस 5 इक्वल टू 15। तो सबसे पहले आपने 20 के लिए सिग्मा एच यहाँ ड्रॉ करा, ठीक है। उसमें फिर उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा वी यहाँ ड्रॉ करा, दोनों को आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। फिर अब आपने क्या करा, आपको पता है कि भाई इसमें से ये यू माइनस होगा, ठीक है। सिग्मा एच माइनस यू और सिग्मा वी माइनस यू, तो आपने क्या करा, सिग्मा वी में से यू माइनस कर लिया तो ये पॉइंट मिला, और सिग्मा एच में से यू माइनस करा तो ये पॉइंट मिला, और दोनों का फिर एक ड्रॉ करा। तो ये आपका मोर सर्कल एनवेलप है टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे सी और सी डैश मतलब आपका इफेक्टिव कोहेजन और टोटल कोहेजन, यहाँ पे कोहेजन भी चेंज हो जाएगा। तो यदि हम प्रीवियस केस को देखते हैं, इसे देखते हैं, तो यहाँ पर आपका इन्वेलप सपोज ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फेल्योर इन्वेलप आ रहा है वो सपोज ये यहाँ पे कहीं आ रहा है इस तरह से, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दोनों के केस में यहाँ पे कुछ सी था और यहाँ पे जो आ रहा है इसकी वैल्यू ये सी डैश है। तो सी और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी डैश। तो दोनों के मोर फेल्यूर का जो इन्वेलप होगा वो भी वेरिड होगा, वो भी चेंज होगा इफेक्टिव के टर्म्स में और टोटल के टर्म्स में, ठीक है। तो फेल्यूर इन्वेलप इन टर्म्स ऑफ टोटल एंड फेल्यूर, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल तो हमेशा फाई रहता है और ये आपका 5 डैश हो जाएगा। तो इफेक्टिव के केस में 5 डैश सी डैश हो जाएगा, और टोटल के केस में और सी और 5 हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं। मोर कूलम्ब फेल्यूर क्राइटेरिया विथ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं अभी आपको स्किप कर रहा हूँ, इसे आप देखेंगे। तो ये जो डेरिवेशन है यहाँ से आपका फाइनल में ये इक्वेशन जनरेट होती है, ठीक है। ये इक्वेशन सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में यूज़ होती है, और ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंस है कि रखती है। इस इक्वेशन के बेसिस पे अब आगे आपके सारे न्यूमेरिकल, सारी थ्योरी, अर्थ प्रेशर थ्योरी, आपकी जितनी भी आगे थ्योरी बची हुई है, स्लोप स्टेबिलिटी, वहाँ पर इसका शियर स्ट्रेंथ का जहाँ पे यूज़ आता है वहाँ पर आपको ये थ्योरी का काम पड़ता है। तो ये क्या कहती है थ्योरी, ये इस मोर सर्कल से ही ये रिलेशन निकला है, ठीक है। मोर सर्कल का जो क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक इक्वेशन निकाली है, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है ये। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 टेन स्क्वायर इसको मैंने अल्फ़ा जैसे कि पहले बताया था आपको, थीटा जिसको हम बोल रहे थे, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस 2C टेन अल्फ़ा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2C टेन अल्फ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप नोट करके रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेन पैरामीटर ऑफ सॉइल। देखिए कितने तरीके से हम शियर स्ट्रेन ऑफ सॉइल की निकाल सकते हैं। तो कुछ तो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके फील्ड टेस्ट। तो अब दो तरह के आपके सैंपल होते हैं। देखिए एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अनडिस्टर्ब सैंपल, मतलब मोटा मोटा यदि हम इसे देखें तो डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब में मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब सैंपल का मतलब होता है कि जब आप उस सैंपल को फील्ड में से निकालें तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब चेंज हो जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाए, तो वो कहलाता है डिस्टर्ब्ड सैंपल। और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब होता है कि जब आप उसको फील्ड से निकालें तो इस तरह से आप प्रैक्टिस रखें कि जैसी उसकी फील्ड की सिचुएशन थी, जैसे उसके कॉम्पैक्शननेस थी, जो जैसे उसका वाइड रेशो था, जितना वाटर था, वैसा के वैसा ही वो रहे लेब में आते आते टेस्ट करते करते। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अनडिस्टर्ब सैंपल। तो एक स्प्लिट स्लून सैंपलर होता है जो बहुत थिन बॉल्ड होता है, तो उसके माध्यम से जब हम बोरिंग करते हैं, एसपीटी टेस्ट करते हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, अलग अलग डेट पे सॉइल के सैंपल को पिकअप करते हैं। और जैसे ही उस सैंपलर रोड में से सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम मोम वैक्स के माध्यम से उसको वैक्सिंग करके, वैक्सीनेशन करके, उसका वैक्स लगा करके उसको पैक कर देते हैं। और जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट करते समय भी हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, कहीं भी उसमें इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहे। और उसे फिर लेब में लाया जाता है, लेब में ला करके उसे ट्रिम करके पर्टिकुलर ट्राइएक्सल के साइज़ में इसको कन्वर्ट करके और फिर उसका हम लोड निकालते हैं, उसकी शियर स्ट्रेन को हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब टेस्ट होते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए। फील्ड टेस्ट क्या क्या होता है आपका? वेन शियर टेस्ट, फॉल टेस्ट, प्रेशर मीटर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, फील्ड टेस्ट होता है। तो ये सब टेस्ट है। और लेबोरेटरी टेस्ट में आता है आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राईएक्सल शियर स्ट्रेस टेस्ट, और एक टेस्ट और होता है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। हाँ, तो ये हम आगे अभी पढ़ेंगे इसको। वेन शियर टेस्ट होता है आपका फील्ड टेस्ट। ठीक है, तो एक इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे से जब लेबोरेटरी टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका जो बैकअप है, जो बेस है, वो बना रहे। ओके, थैंक यू।